नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने संतोष कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर गंभीर चोट की वजह से एएसआई संतोष कुमार की मौत हुई है। एएसआई के सिर पर 4 जख्म के निशान मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दिमाग के कुछ हिस्से बाहर निकल आए थे और शरीर पर भी चोट के निशान थे। बताया जा रहा है कि गिरने की वजह से शरीर पर कई जगहों पर चोट आई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि सिर पर गंभीर चोट की वजह से संतोष कुमार की मौत हुई है। अभी हम लोगों ने एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक 3 सदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी इसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। मुख्य जो जख्म हैं वो सारे स्कल पे हैं, 4 से 5 जख्म हैं और वही कारण है मृत्यु का। क्या चीज़ से उन पे मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना के नंदलालपुर गांव में 2 गुटों के बीच झड़प को लेकर एएसआई संतोष कुमार मौके पर पहुंचे थे, जहां एक गुट के लोगों ने संतोष कुमार पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद से घटना को लेकर खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद। और जिस तरीके से जघन्य और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, क्या कुछ मामला है इसमें? और ये जैसे कल रात की घटना है कि हम लोगों के 112 के पदाधिकारी एएसआई संतोष सिंह ये ड्यूटी में थे, तो इनको कंप्लेंट मिली कि नंदलालपुर गांव में कुछ लोग शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहे हैं। तो उसी का सत्यापन के लिए ये मौके पे पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। और जो परिवार ये झंझट में था, एकाएक इनको देख करके जब ये वेरिफिकेशन के लिए गए पीओ पे, तो वहाँ पे एकाएक पूरा परिवार इन पे हमला कर दिया और लोहे की रॉड से इनके सर पे वार किया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और उसके बाद फिर ये इसको पुलिस को सूचना मिली, एक्स्ट्रा टीम हम लोगों ने रवाना की। तब तक ये लोग फरार हो चुके थे, सब लोग घर छोड़ करके। इनको इलाज के लिए लेके गए, लेकिन जाने के बाद इनको रेफ़र कर दिया पटना, और वहाँ जाके ये इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत हम लोगों की टीम जो है यहाँ पे लगातार रेड छापामारी शुरू किया हम लोगों ने, और इसमें जो 4 मुख्य अभियुक्त हैं जो इनके अटैक में थे, उन सभी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। बाकी अन्य लोगों के भी विरुद्ध छापेमारी चल रही है। तो इसके बाद भी कुछ भागने के क्रम में भी कुछ घटना हुई? और ये आज सुबह की घटना है। इससे पूछताछ हो रही थी अभियुक्त से, जिसका नाम है गुड्डू यादव। इससे पूछताछ हो रही थी तो इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि इसके अन्य सहयोगी भाई जो इसके हैं, जो घटना में शामिल थे, वो एक जगह पे छुपे हुए होने की सूचना है। तो एसएचओ की टीम इसको लेकर के निकली। लेकिन निकलने के बाद जो है एक जगह पे जहाँ पे इसकी सूचना थी, वहाँ पे उसी के नज़दीक गाड़ी जो है, जो थाना की गाड़ी थी जिसमें टीम थी और अभियुक्त भी था, वो कुछ जानवर सामने आने के कारण पेड़ में टकरा गई और उसमें क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें हमलाए जो कर्मी थे उसको भी चोट आई है। उसी का फ़ायदा उठा करके जो गुड्डू है उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस की राइफ़ल छीनने का प्रयास किया, कॉक भी किया राइफ़ल को। उसको वार्न किया गया। वार्न करने के बाद जो है जब ये नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग हमारी तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से। एक गोली इसके पैर में लगी है गुड्डू यादव की, जिसका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। तो कुल मिलाकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? इस घटना में 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 8 लोग नामजद हैं एवं अन्य अज्ञात हैं। बाकियों के विरुद्ध छापामारी चल रही है। तो आखिर ये 2 गुट में जो है किस तरीके का विवाद था? कुछ पहले से भी इस तरह की बातें थी? ये जो कंप्लेंट हम लोगों को आई थी, ये दारू पी के हंगामे की आई थी, और जो पड़ोसी है अभियुक्त पक्ष का, उन्हीं के द्वारा कंप्लेंट किया गया था। उनके दरवाजे पे जा कर के ये लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे नशे की हालत में।
और उसी कंप्लेंट को देखने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। जिससे आगे जो है अनुसंधान किस तरीके से है इसमें? अभी सबसे प्राथमिकता हम लोगों का है कि जो अन्य अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा जो इसमें फ़रार हैं, और बाकी अनुसंधान कंप्लीट करके स्पीडी ट्रायल करा के इसमें सज़ा दिलाई जाएगी। कुल जो लोग हैं 4 वो गिरफ्तार हैं और इसके अलावा अन्य लोगों की तलाश जो है वो जारी है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, मुंगेर। मुंगेर में एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में जख्मी किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लेकर जा रही थी और इसी दौरान मुफस्सिल थाना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद गिरफ्तार गुड्डू यादव पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से गुड्डू यादव घायल हो गया। पैर में गोली लगने से गुड्डू यादव घायल है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो घटनास्थल पे जो है यहाँ पे मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची हुई है और यहाँ पे पहुंची और जो वाहन क्षतिग्रस्त है उसका निगरानी में है उन लोगों का है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एसआई हैं दीपक कुमार जी, ये भी घटना में लगभग वो जो घटना हुआ था उसमें भी शामिल थे। क्या हुआ था दीपक जी, ये बताइए क्या हुआ था? हम लोग 2 गाड़ी से आ रहे थे मुफस्सिल थाना से। पता चला था कि एक एक्यूज्ड इसी बगीचा में छिपा हुआ है और जैसे हम लोग आए बागरपुर से नीचे मुंगेरी होटल से नीचे गाड़ी उतरा। यहाँ पे भैंस का 2 बच्चा था, मतलब कि इस पार से इस पार पार कर रहा था स्पीड में, तो उसी में अनबैलेंस गाड़ी हुआ और पेड़ में जाके टकरा गया गाड़ी। हम लोग पीछे वाला गाड़ी में थे, बड़ा बाबू आगे वाला गाड़ी में थे। तो जैसे वो लोग थी गाड़ी टकराया, वो लोग निकलने का कोशिश किया लोग, तो निकलने में उसी में अपराधी भी उसी के दौरान निकला। और एक सिपाही था सैफली का, वो गन छीनने लगा, गन छीन लिया तो और बड़ा बाबू की तरफ चाहे पुलिसकर्मी की तरफ तान दिया। उस दौरान थोड़ा भागने का प्रयास किया, फिर मारने का प्रयास किया, उसमें बड़ा बाबू अपने सेल्फ डिफेंस पे चलाया। 72 घंटे पहले की ही बात है जब अररिया में एएसआई की हत्या हुई थी और अब मुंगेर में भी ऐसी ही घटना घटी है। मुंगेर में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई। वहीं एएसआई की हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर में गोली लगी, 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? क्या आम लोगों के साथ खाकी भी खतरे में है? झगड़ा सुलझाने गए एएसआई पर हुआ हमला। हमले के बाद आरोपियों ने शव को घसीटा। पटना में इलाज के दौरान एएसआई की हुई मौत। इसी जगह पर मुंगेर के मुफस्सिल थाना के एएसआई संतोष कुमार पर हमला हुआ। खून के ये छींटे इसकी गवाही दे रही है कि कितनी बेरहमी से एएसआई को मारा गया और फिर शरीर को घसीटकर दूसरे के दरवाजे पर छोड़ दिया। दिखाना चाहता हूं जहां पे कल जो घटना घटित हुई है देर शाम, जो एसआई हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संतोष कुमार सिंह का, जहां पे जो है उनकी हत्या की गई है। ये वो जगह ब्लड है जहां पे जो उन पे सरिया से हमला किया गया है। उसके बाद मेरा बेटा 1 घंटा के बाद वहाँ पर पहुँचा, कुछ देरों के बाद पहुँचा वहाँ पर, देखे गमछा बंधा हुआ था सर में। बोला पापा हमको मार के कपाल फाड़ दिया। कौन? वो रणवीर यादव। मेरी मम्मी को भी मारा है, भाई को भी हटक लिया। ये बोला तो हम उसको साथे लेकर के पहले गए थाना पर। 14 मार्च की शाम नंदलालपुर में 2 रिश्तेदारों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची। समझाने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने एएसआई संतोष कुमार पर रॉड से हमला कर दिया। एक एएसआई संतोष सिंह जो कि मुफस्सिल थाना में 112 में प्रतिनियुक्त थे, वो जब ड्यूटी पे गए थे तो एक परिवार ने उन पर हमला कर दिया था। नंदलालपुर गांव है मुफस्सिल का, उसके सभी परिवार एकजुट होकर के इन पे जानलेवा हमला किया। इनके सर पे गंभीर चोट आई, जिसके बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से जख्मी संतोष कुमार को पटना रेफर कर दिया गया। पटना में इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई। उधर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो 4 आरोपी को पकड़ा गया। इस बीच एक आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो हम ही लोगों का हथियार टान दिया।
जो बोला गुड्डू धंक मतलब ऐसा करने लगा कि उसको काफ़ी चोट लग गया है, तो उसको चोट देखने के लिए हमारा सिपाही नीचे उतार लिया। हम तो अपने चोट लगा वो आगे हम बोनट की तरफ हो गए थे। एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। वार्निंग के बाद जो है अगर वो नहीं माना जब तो नियंत्रित फायरिंग किया गया आत्मरक्षा, और जिससे गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है। एएसआई का संतोष कुमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सिर पर इतनी बार हमला हुआ कि दिमाग के कुछ हिस्से बाहर आ गए। हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। एएसआई संतोष कुमार को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सहयोगी और सीनियर अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस वारदात ने कई गंभीर सवालों को जन्म दिया है। क्या खाकी खतरे में है? प्रशांत, जी मीडिया। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता लगातार इस घटना को लेकर अपडेट दे रहे हैं। मुंगेर का नंदलालपुर ये इलाका, और यहाँ पे ही जो पुलिस के एएसआई है संतोष कुमार, उनकी निर्मम हत्या हुई। और ये जो हमारे दाहिने और कैमरा के ये जो रोड है, 2 किलोमीटर यहाँ से मुफस्सिल थाना है, मेन रोड है, और मेन रोड से महज 5 फीट की दूरी पर ये जो शुरुआत हो रही है घर की, ये रणवीर यादव का घर है। और 2 गुटों में झगड़ा की बात जब डायल 112 पर सूचित किया गया तो संतोष कुमार एएसआई अपने सहयोगी के साथ यहाँ पे पहुँचे और समझाने बुझाने के क्रम में धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। और उसकी निशानी देखिए किस तरीके से यहाँ पे खून के धब्बे जो है वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा जोर ज़बरदस्ती की गई होगी उनके साथ। देखिए ये कॉर्नर में उनके सर पे जो धारदार हथियार से हमला हुआ है उसकी यहाँ पे निशानी और ये निशानदेही पूरा। और अभी हालांकि घर पे कोई भी मौजूद नहीं है, और एसपी से जो हमारी बात हुई उसके अनुसार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 7 नामजद है। खाली घर है और ये अस्त व्यस्त पूरा ये पूरा घर, और घर में कोई भी नहीं, घर पूरा खुला है, ऊपर भी पूरा खुला है घर। और ये रणवीर यादव का घर है। रणवीर यादव, इसके अलावा गुड्डू यादव, रणवीर यादव की पत्नी और एक अन्य सदस्य घर के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे लोगों को धरपकड़ को लेकर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। और देखिए ये जो खून के धब्बे हैं यहाँ से, ये बिल्कुल जब धारदार हथियार से हमला किया गया और जब स्थिति उनकी गंभीर हो गई संतोष सिंह की, तो यहाँ से घसीट कर, और ये निशानदेही है देखिए किस तरीके से ये पूरा खून के निशान है, और ये डी शेप में खून के निशान है। और यहाँ से होता हुआ ठीक बगल का जो घर है, ये घर है प्रदीप यादव का, और ये खून के धब्बे और छींटे जो है देखिए यहाँ तक। और फिर यहाँ पे घायल अवस्था में उनके शरीर को छोड़ा गया। और इसके पीछे का कारण कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचती है तो फिर बगल के ये जो घर है जिनसे दुश्मनी है उन पर बात जाए, तो लिहाजा सूचित किया गया थाने को, और थाने जो है यहाँ पे पहुँची। और फिर आगे जो पूरी घटनाक्रम है, इसके अलावा जांच पड़ताल अनुसंधान तमाम वरीय पदाधिकारी, जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पे पहुँची थी, जो साक्ष्य और तमाम सारे जो चीज़ें हैं इकट्ठा करके और आगे अनुसंधान के लिए ले जाया गया है। पुलिस प्रशासन जो बाकी आरोपी हैं उनके धरपकड़ को लेकर कार्रवाई तेज की है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, मुंगेर। और इस वक्त मुंगेर से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। मुंगेर में इस वक्त जो मौजूद हैं, घटनास्थल के आसपास ही मौजूद हैं। रजनीश, ये बताएं कि चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन एक बार पहले तो संक्षेप में ये बताएं हमारे दर्शकों को कि वहां जाने के बाद जो आपको पता चला वो क्या था, सही मायने में वहां पर हुआ क्या था? देखिए हम दिखा दें कैमरे की नज़र से। पहले तो ये दिखा दें कि देखिए बहुत कुछ रिमोट ये इलाका नहीं है, बिल्कुल मुख्य मार्ग है। ये 2 किलोमीटर आगे मुफस्सिल थाना है, और ठीक यहाँ पे जो ये नंदलालपुर है मेन रोड पर, बिल्कुल मेन रोड पर ये छोटा सा घर है। 2 घर पास पास, हालांकि स्ट्रेच है पूरा घर, कोई ऐसा नहीं कि सुन सन्नाटा है और रिमोट इलाका है, लाइन से घरों की कतार है।
दो घर जो है बिल्कुल सटे सटे हैं, एक जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, ये प्रदीप यादव का घर है, और दूसरा ब्लू और हरे कलर का ये जो घर है ये रणवीर यादव का है। आपस में कुछ झंझट हुआ और जो एसपी से हमारी बात हुई है मुंगेर के सैयद इमरान मशहूर, तो उनके अनुसार जो शराब के नशे में थे ये परिवार, और इन्होंने बगल के परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज की, और बगल के परिवार ने जब सूचित किया डायल 112 पे, तो फिर संतोष कुमार सिंह अपने सहयोगी के साथ जो मुफस्सिल थाना के एएसआई हैं यहाँ पे पहुंचे मामले को सलटने को लेकर। अब देखिए ये घर है, अब समझा जा सकता है कि किस कदर शराब के नशे में चूर होते हैं यहाँ के लोग। बिहार में शराबबंदी है, ये एक अलग मसला है, और यहाँ जब वो पहुँचते हैं सड़क से बिल्कुल अगर आप फीते से नापेंगे तो 12 फीट की दूरी है। नीचे देखिए पूरा खून के जो कतार है यहाँ से लेकर और अंदर तक, और ये बगल में ये यही जगह है जहाँ पे समझाने बुझाने की जब कोशिश की गई तो पुलिस के ऊपर खाकी वर्दी पर धारदार हथियार से हमला किया परिवार के लोगों ने। 8 नामजद जो है वो बनाए गए हैं, 4 की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन समझिए कि दुस्साहस कैसा है और किस निर्मम और जघन्य तरीके से यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया होगा। रात के 7:45 के आसपास की घटना है, तो कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था। हालांकि मुंगेर के हिसाब से यहाँ 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद धीरे धीरे दुकानें और आवाजाही ये सब जो है थोड़ी बंद कम हो जाती है, लेकिन आस पड़ोस से भी कोई जो है इतना साहस नहीं कर पाया कि आकर देखे समझे या फिर कुछ इस तरह की बातें हो। दूसरे सहयोगी जो थे, चूंकि घर और सड़क पास पास में है, बाहर से तुरंत सूचित किया मुफस्सिल थाने को। वहाँ से जो उनके सहयोगी हैं पुलिसकर्मी वो यहाँ पे मौके पर पहुँचे, लेकिन इस बीच में उनके जो घायल अवस्था शरीर है वो घसीटकर बगल में प्रदीप यादव के घर पर छोड़ा गया। उसकी निशानदेही अब भी यहाँ पे मौजूद है। तो समझा जा सकता है कि जो घटना जिस तरीके से हो रही है, अररिया की बात कर ले या फिर लेकिन रजनीश एक सवाल ये उठता है कि जिस वक्त संतोष कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन पर हमला हुआ। यहां तक बात समझ में आती है, आपने बताया कि संतोष कुमार अपने सहयोगी के साथ पहुंचे थे, लेकिन अचानक से कोई हमला कर दिया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मारने के बाद उनको घसीटते हुए दूसरे के घर तक ले जाना, क्या इस दौरान भी जो सहयोगी थे वो कहां थे कि उस व्यक्ति को इतना वक्त मिला कि वो घसीटते हुए ले गया दूसरे घर तक? देखिए, जिस तरीके से आनन फानन में ये घटना हुई है और एसपी से भी जो हमारी बातें हुई कि सारे घर के लोग शराब के नशे में थे, होली का समय है। हालांकि हमने ये भी पूछा कि शराब शहर में आप पुलिस के कप्तान हैं, किस तरीके से यहाँ पे उपलब्ध होता है। उन्होंने बताया कि पूरा, चूँकि इसके ठीक हमारे कैमरे के पीछे मुश्किल से आधे 1 किलोमीटर के आगे पूरा दियारा का इलाका है, तो अवैध शराब और इस तरह की बातें हैं। लेकिन शराब के नशे में और जिस तरीके के लोग और लोकेलिटी है, अब समझा जा सकता है। हम भी अभी यहाँ पे हैं और करीब 2-3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, एक भी लोग सामने आने को तैयार नहीं है या फिर बोलने को तैयार नहीं है। सन्नाटे की स्थिति हम कैमरे की नज़र से दिखाते हैं यहाँ पे, तो कहीं कुछ नहीं है। आप किसी को ढूंढेंगे यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। और रजनीश ये जो आप बता रहे हैं, ये जाहिर तौर पर उस जगह पर ये माना जा सकता है कि रात में तब तक काफी सन्नाटा हो गया हो, लेकिन आपने बताया कितने लोग आए थे संतोष कुमार के साथ? वहां से थाने से कितने लोग पहुंचे थे? देखिए, संतोष कुमार सिंह और उनके साथ उनके एक सहयोगी थे। दूसरे जो सहयोगी है, चूंकि अंदर यहाँ पे मार पिटाई की स्थिति शुरू हो गई, उन पर धारदार हथियार से समझाने के क्रम में हमला हुआ, तो ये पीछे आकर दूसरे सहयोगी जो है थाने को सूचित किए। इस दरमियान यहाँ पे ये घटना हुई, और चूंकि जब एक साथी जो है वो अचेतावस्था में हो, तो जाहिर तौर पे जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी क्या कुछ स्थिति होगी, तो वो थाने को सूचित करने से लेकर और आनन फानन में सहयोग को लेकर उन्होंने संवाद स्थापित किए। 2 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से पुलिस प्रशासन को यहाँ पे पहुँचने में, और चूंकि गंभीरता भी समझा जा सकता है, गश्ती की स्थिति थी थाने में, होली को लेकर तमाम जगहों पे फोर्स जो है डिप्यूट किए हैं। लेकिन ये जो इलाका है, अब यहाँ पे समझा जा सकता है कि पुलिस के ऊपर कितना बिल्कुल रजनीश ये जाहिर तौर पर दबाव है और जाहिर तौर पर पुलिस पर हमला हुआ है, तो आप पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार बात समझ, ये भी आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने थाने को दूसरी तरफ सूचित करना जरूरी समझा, लेकिन अगर वो हथियार के साथ थे तो क्या वो फायरिंग नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर अपराधी हमला कर रहा है तब तो आपको गोली चलाने की इजाजत है जवाबी हमले में। भाई, अपराधी ने अगर इतना घातक हमला किया कि उनके सिर को
किसी धारदार हथियार से मारा गया, क्या हवाई फायरिंग भी नहीं की जा सकती थी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठता है क्योंकि आज भी जिस तरीके से घटना हुई है वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने फायरिंग की और पैर में गोली लगी है जो गुड्डू यादव है, तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ भी हो सकती थी। लेकिन अब सवाल है कि जो घटनाक्रम हुआ और जो पुलिस आए थे, देखिए एक तो जो कर्तव्य है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि चूंकि 112 पे जब सूचित किया गया तो यहाँ पे पहुँचे, शराब के नशे में चूर थे और साथ ही साथ समझाने बुझाने के क्रम में उनके ऊपर हमला हुआ। दूसरे जो उनके साथी है, चूंकि अचानक से जो हमला हुआ, जो बातें यहाँ पे निकल कर आई है कि वो घबराहट में सीधे बाहर आकर यहाँ से वो थाने को सूचित किए और उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे और जाहिर तौर पे जब एक स्थिति उनकी मरणासन की थी और खून के स्ट्रेच जो है अभी भी पूरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इस परिस्थिति में हालांकि सवाल कई सारे हैं और साथ ही साथ सवाल बहुत गंभीर है रजनीश, क्योंकि ये जो बार बार जैसे कि आप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना कि खून बेहद गंभीर है, खून को घसीटते हुए ले जाया गया है, ये इसने पूरे बिहार को बल्कि शर्मसार कर दिया है, पूरे सिस्टम को, कि अगर किसी भी एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर या पुलिसकर्मी पर हमला होता है उसके बाद उसको घसीटते हुए दूसरे घर तक ले जाया गया। ये जाहिर तौर पर पुलिस पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन हां, जो साथ में मौजूद थे वो घबराहट की बजाय अगर शायद वो एक्शन लेकर उस वक्त हवाई फायर भी किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती जो शर्मसार करने वाली घटना थी कि घसीटते हुए खून बहते हुए उनको दूसरे घर तक ले जाया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए घटना तो चूंकि हो चुकी थी, लेकिन जो घसीटने की बात है या फिर जो उनके शरीर है लहूलुहान, वो यहाँ से देखिए बिल्कुल जो डी जैसा बना है ब्लड का, और ये जो ब्लड का डी है ये पूरा, हालांकि घर बिल्कुल सटा है लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये प्रदीप यादव के घर तक जाता है और यहाँ पे जो उनके शरीर है वो रखा गया, जहाँ पे देखिए कि ब्लड के निशान जो है अभी भी यहाँ पे है और यहाँ पे ये देखिए जो धब्बा है पूरा स्टेन है ये है, और दोनों घर के बीच की हालांकि दूरी जो है वो बिल्कुल पास पास सटा हुआ है, लेकिन अगर आप दोनों के जो जगह है उसकी डिस्टेंस को आप देखेंगे तो करीब 25 फीट की दूरी हो जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है और सवाल लाजमी है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुँची और इसके अलावा साक्ष्य समेत तमाम सारे जो दूसरे उनके जो विधि है इसको लेकर उन्होंने साक्ष्य जुटाया और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। तो अपनी कानूनी और दूसरी जो विधि संबद्ध प्रक्रिया है वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल कई उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर, एक तो शराब की बातें हैं जो अब जब सेवन हो रहा है लोग स्वीकार रहे हैं, तो आखिर ये किस स्थिति में हो रहा है, पुलिस के थाने जो है वो 2 किलोमीटर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर इस तरीके से लोग हमला कर रहे हैं, इसकी जुर्रत कर रहे हैं और इतने जघन्य तरीके से, तो जाहिर तौर पे एक जो दावेदारी है पुलिस प्रशासन की विधि व्यवस्था को लेकर, उस पर सवाल उठता है कि अगर पुलिस के साथ इस तरह की बर्ताव और जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं या फिर अराजक तत्व है वो इतना दुस्साहस कर सकते हैं, तो सामान्य लोगों की क्या कुछ वस्तु। और एक सवाल ये भी उठता है ना कि जिस परिवार ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, अगर पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, पुलिस के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद वो परिवार भी कहां गायब हो गया, क्योंकि पुलिस को अकेला या तो छोड़ दिया गया उस दौरान और हमला हुआ, उसके बाद उसको घसीटते हुए पुलिस अधिकारी को ले जाकर दूसरी जगह फेंक दिया गया। रणवीर यादव के घर में इस वक्त रजनीश क्या कोई है या सारे लोग गायब हैं वहां से? नहीं, आप समझिए इस बात को कि आखिर जिनके लिए पुलिस आई और जिनके लिए अपने जान को न्यौछावर किया या फिर कर्तव्य की बलि बेदी पे चढ़ गए, उनके घर की स्थिति ये है कि घर में लोग अंदर हैं। रजनीश आपको रोक रहा हूं, ये बात रजनीश आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता देता हूं। पटना पुलिस पर शराबियों ने हमला किया है। यह खबर दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, पटना के दानापुर से बड़ी खबर, जहां पर शराबियों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, सब इंस्पेक्टर समेत एक सिपाही घायल हुए हैं। शराबियों को भी छुड़ाकर हमलावर वहां से फरार हो गए हैं। मनेर थाना के खासपुर की यह घटना है और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इश्तियाक, जरा बताएं क्या जानकारी है? जी बिल्कुल बता दें, ये मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर की ये मामला है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ असामाजिक तत्व शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको रोकने के लिए सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार और 4 सिपाही गश्ती गाड़ी से घटनास्थल पहुंचे और उनमें से 3 शराबियों को पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और जैसे ही जाने लगे तभी जो अन्य शराबी थे वहां या अन्य असामाजिक तत्व के लोग थे
वो लोग पुलिस पर हमला करनी शुरू कर दिए। और उस दौरान जब पुलिस नीचे उतरकर लोगों को पकड़ने लगी तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनके सर में काफी चोटें आई हैं, ऐसी बातें बताई जा रही है। फिलहाल किसी तरह जान बचाकर वहां से पुलिस भागी और जो शराबियों को पुलिस ने पकड़ा था उन्हें भी हमलावर अपने साथ छुड़ाकर लेकर चले गए। साथ ही जो सिपाही थे उन्हें भी जब चोटें आई हैं, जिस तरह मनेर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराबियों के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें पुलिस की पूरी वर्दी, सब इंस्पेक्टर की पूरी वर्दी फाड़ी गई है और उनके सर पे चोट आई है, दोनों की इंजरी कर दी गई है और अभी खतरे से बाहर वो दोनों बताए जा रहे हैं। साथ साथ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिसमें 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य अज्ञातों पर एफआईआर दर्ज नहीं, इश्तियाक चलिए, ये तो राहत की बात है कि दोनों खतरे के बाहर हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शराबियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया, इतनी जुर्रत उनकी कैसे हो गई है कि वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दे रहे हैं। और दूसरा ये जो अभी लगातार बिहार की घटनाएं हैं जिस पर अभी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, रजनीश हमारे साथ मुंगेर से जुड़े भी हुए थे, भाई आखिर पुलिस को ये अधिकार तो दिया गया है, जो एक शब्द यूज करती है पुलिस की, आत्मरक्षार्थ हमने गोली चलाई है, जवाबी कार्रवाई में हमने फायरिंग की। कोई अगर हमला कर रहा है और पुलिस बेबस होकर पिट जा रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है जानलेवा, ये तो बहुत चिंता की बात है इश्तियाक। देखिए, बिल्कुल ये बहुत चिंता की विषय है, आपने अच्छी क्वेश्चन की है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो एक सब इंस्पेक्टर और 4 लोग एक गश्ती गाड़ी से किसी भी प्रकार की सूचना पर छापेमारी करने जाते हैं और उस दौरान जो अपराधियों की या कहे फिर हमलावर की संख्या होती है वो काफी तादाद में ज्यादा होती है। ऐसे में वो कमजोर पड़ते हैं और उन पर हमला हो जाती है। ये एक प्रचलन चला है बिहार में, जिस तरह लगातार 3-4 घटनाएं अभी हाल के दिन में देखी गई है, जिसमें कई सब इंस्पेक्टर की जानें भी गई हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, विषय चिंता का है, क्योंकि पुलिस को जो एक सरकारी पिस्टल मिला होता है लेकिन वो अपने आत्मरक्षा में गोली चलाने से डरते हैं। रीजन है क्योंकि उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठा ली जाती है और इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आएगा इसके वजह से वो घबराते हैं और प्रयास करते हैं कि पहले मामले को हम अपने स्तर से निपटारा कर लें। ऐसे में पुलिस को एक बड़ी राहत देनी पड़ेगी सरकार को कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो वो हवाई फायरिंग करके अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। इस तमाम चीजों को लेकर एक सोचने की विषय है और अधिकारियों को इस पर चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक इस पूरी जानकारी के लिए। तो दानापुर जो थाना क्षेत्र है वहां पर यह हुआ है और इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, एक सिपाही भी घायल हुआ है, क्योंकि शराबबंदी है बिहार में, उसके बावजूद लोग नशे में धुत हो रहे हैं, उसके बावजूद शराबियों ने एकदम कहें कि पूरे सिस्टम को धता बताकर चुनौती पेश कर दी है पुलिस के सामने। और वही घटना एक बार फिर से दानापुर में दिखी है, जहां पर पुलिसकर्मी जो गए हुए थे वहां शराबियों को पकड़ने के लिए उल्टा उधर से हमला कर दिया गया और शराबियों को छुड़ाकर हमलावर वहां से लेकर चले गए। रजनीश हमारे साथ लगातार मुंगेर से जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी समस्या कह लें, बहुत बड़ी चुनौती कह लें कि इस वक्त आ चुकी है बिहार के सामने, बिहार पुलिस के सामने। अररिया में हमने घटना देखी, 2 दिन के भीतर मुंगेर में देखी और अभी इत्तेफाक से आपसे बात करते हुए दानापुर में इसी तरह एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि शराबियों ने हमला कर दिया है जानलेवा उन पर भी। गनीमत यह है कि बहुत गंभीर चोट नहीं है, लेकिन सिर में फिर भी चोट है। सवाल यह है कि आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की बात होती है या कार्रवाई की बात होती है, क्या बिहार पुलिस को अपना रवैया बदलने की जरूरत है कि हाँ, पुलिस को थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि गोली मार देने की छूट दी जाए, लेकिन हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ बदलाव की जरूरत आन पड़ी है, वरना ये मनोबल तोड़ने वाली सब खबरें हैं। देखिए, मुंगेर एसपी भी कह रहे थे कि चुनौती है, लेकिन इस तरीके के लोग आखिर अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देने लगे तो समझा जा सकता है कि वस्तुस्थिति क्या है। और शराब को लेकर जिस तरीके से अभी दानापुर की घटना है या फिर यहाँ की भी जो घटना है, इसके पीछे शराब है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अररिया में जो राजीव रंजन पुलिसकर्मी जिनकी मौत हुई है, उसके पीछे भी मादक पदार्थ और अवैध हथियार के जो तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो गाँव के लोग इकट्ठे होकर छुड़ाने के क्रम में वहाँ पे जो हमला होता है उसमें पुलिसकर्मी की मौत होती है। तो ये जो नेक्सस है पूरा अब धीरे धीरे और इतना एक चेन सा सिस्टम बन गया है और आखिर सरकार में बैठे लोग नहीं स्वीकार रहे हैं ना कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। अगर पूरा गांव शराबियों की या नशेड़ियों की मदद के लिए एकजुट होकर पुलिस पर हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा गांव उस कारोबार में या तो लिप्त हो चुका है।
बिल्कुल, देखिए जहां जिसका जैसे स्वार्थ सध रहा है, अब ये है कि जो अवैध कारोबार है या इस तरीके के धंधे हैं, वो पहले तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि जहां पे धंधे हों पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे अगर भट्टी या फिर इस तरीके के कारोबार है तो जानकारी नहीं है। अब जो उसमें कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके से अगर कार्रवाई को लेकर या फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसकी अब कीमत चुकानी पड़ रही है और वर्दी पर हमला हो रहा है। तो जाहिर तौर पे एक जो नेक्सस बन गया है, एक जो चेन बन गया है और इलीगल एक जो सिस्टम क्रिएट हो गया है, अब वो ना तो पुलिस प्रशासन को समझ रहे हैं या फिर अपने बीच में जो कुछ अवरोध लेकर आता है या फिर जो कुछ अवरोध डालता है, कोई भी ऑब्स्टेकल को वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जिसका परिणाम है कि चाहे अररिया हो, दानापुर हो, मुंगेर हो, इस तरह की बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो बदलाव की जरूरत है और बड़े बदलाव की अब जरूरत आ गई है। और रजनीश, एक बार फिर मैं उस सवाल पर आता हूं जिसके बारे में आप कुछ जानकारी दे रहे थे कि जिस परिवार ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया वो परिवार कहां चला गया था फिर अचानक से? हाँ बिल्कुल, देखिए वो परिवार अब भी यहाँ पे है, लेकिन समझा जा सकता है कि जिसके लिए आप रोएं उसके आंख में आंसू नहीं। अभी हम 3 घंटे से यहाँ पे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने को लेकर या किसी तरह का, लेकिन यहाँ रवैया जो है, आप समझिए कि अगर समाज के लोग अगर ठीक हों या अपने स्तर से सही हों तो इस तरीके से बगल में अगर दुर्दांत घटना हो जाए तो जाहिर तौर पे ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। घटना हुई या फिर झड़प हुए, 114 को डायल किया, पुलिस प्रशासन अपनी जवाबदेही के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन अब तब से लेकर और अब तक आस पड़ोस में एक लोग न तो झांकने वाले हैं, न बोलने वाले हैं, न पूछने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन या सिर्फ प्रशासन के ऊपर ही बातें नहीं थोपी जा सकती है। आप देखें यहाँ पे जिस तरीके से सन्नाटा पसरा है और बगल के जो घर है वहाँ पे लोग मौजूद हैं अंदर से, ना तो दरवाज़ा खोलने को तैयार है न बोलने को, और एक दो लोग निकले भी तो उनका जो व्यवहार और रवैया है वो कतई इस तरीके का नहीं है कि उनके लिए चाहे मीडिया हो या पुलिस प्रशासन के लोग हों, अगर वो आगे आ रहे हैं तो वो अपनी ओर से कुछ बातों को कहना या फिर अनुसंधान या बात विचार में मदद करना बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। तो लिहाजा अब ये समझा जा सकता है कि आपस में जो छोटी बड़ी बातें होती हैं उसको लेकर प्रशासन के लोग त्वरित तौर पे कार्रवाई करते हैं और इतना जघन्य वारदात होता है, निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जो सामाजिक स्तर पे आस पड़ोस के लोगों को दायित्व निभाना चाहिए। और ये चीजें भी पुलिस का मनोबल तोड़ती हैं, क्योंकि इतनी संवेदनहीनता अगर लोगों में है कि जिनकी मदद के लिए पुलिस पहुंचती है अगर वही दरवाजा बंद कर देते हैं तो पुलिस भी सोचेगी कि भाई ऐसे लोगों की मदद क्या करनी। लेकिन हाँ, पुलिस का काम है मदद करना। रणवीर यादव पर एक बार आते हैं रजनीश, और ये बताइए कि ये रणवीर यादव चीज क्या है, कि आखिर इसका खौफ क्यों है कि कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पा रहा है? देखिए, रणवीर यादव का ये छोटा सा घर है यहाँ पे, ठीक है, और घर के जो सदस्य हैं 7-8 सदस्य तमाम सारे, वो मिलकर सारे लोगों ने शराब का सेवन कर रखा था पुलिस के अनुसार। और जब गाली गलौज आसपास पड़ोस से हुआ था जिसके एवज में पुलिस को सूचित किया गया, कुछ आपस में झगड़ा झंझट हुआ और उसके निपटारे को लेकर पुलिस पहुंची थी। तो रणवीर यादव, उनका भाई, इसके अलावा गुड्डू यादव, उनकी पत्नी और भी दूसरे सदस्य हैं, 4 सदस्य अभी भी जो नामजद हैं उनमें वो फरार हैं। तो अब समझ सकते हैं कि तमाम सारे जो घर के लोग हैं जब एक साथ शराब का सेवन करते हो तो उस घर में क्या कुछ स्थिति होती होगी, और जब शराब का सेवन कर रहे हो लोग तो फिर नियम कायदे कानून धत्ता बताते हुए और इस तरीके से जघन्य दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया, जो कि बिल्कुल निर्मम तरीके से आप कहें जिसकी निशानदेही यहाँ पे पूरे जो घर है उसके चारों ओर खून के धब्बे छींटे वो देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि आखिर आस पड़ोस के लोग या जवाबदेह जिम्मेदार लोग, हम एक बार कैमरे की नज़र से पीछे दिखाएं कि किस तरीके से ये बिल्कुल पॉश सा इलाका, आप कह लें कि इतनी बड़ी इमारत है, कॉरपोरेट ऑफिस टाइप LIC की बिल्डिंग है और उसके ठीक सामने ये घर है और रोड के बगल में बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई रिमोट इलाका है या कुछ अलग इलाका है जहाँ पे दुर्गम इलाके में पुलिस अगर गई वहाँ पे कुछ बिल्कुल जो सामने आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं रजनीश, वो बड़ी बिल्डिंग है। इसका मतलब है कि वहाँ पर ठीक ठाक लोग मौजूद रहते हैं बाकी दिनों में।
हाँ बिल्कुल, देखिए गेट पर लिखा है यहाँ पे रविवार और शनिवार को कार्यालय बंद रहता है, लेकिन बाकी दिनों खुला रहता है। अब चूंकि ये घटना जो है वो होली के एक दिन पहले की रात की है और 7:30 से 8 के बीच की ये घटना है, तो ऐसे में यहाँ पे बहुत कुछ आवाजाही या फिर इस तरीके से आस पड़ोस के लोग के अलावा बाकी कोई उपस्थिति हो ये ज़रूरी नहीं है। एक और मुफस्सिल थाना है कैमरे के सामने जो नज़र आ रहा है, और दूसरी ओर जो है वो सीताकुंड को ये रास्ता जो है वो जाती है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका आवागमन इस रास्ते में होता है, और होली के शाम आज चूँकि यहाँ पे होली है तो थोड़ी बहुत अब आवाजाही इस मार्ग पे दिख रही है, लेकिन आस पड़ोस के जो घर है उनमें सन्नाटा पसरा है, कहीं कोई बोलने या कहने वाला नहीं है, और इस तरीके से जघन्य घटना बिल्कुल। और रजनीश, जो संतोष कुमार आए थे वो उसी थाने में जो आप मुफस्सिल थाना दिखा रहे हैं वहीं से वो पहुंचे थे, कर्तव्य को लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। एएसआई संतोष सिंह, उनकी निर्मम यहाँ पे हत्या हुई। हालांकि उनकी जो मौत है वो यहाँ से घायला अवस्था में फिर इलाज के क्रम में ले जाया गया यहाँ से मुंगेर, और मुंगेर से फिर पटना। बिल्कुल रजनीश, तो लेकिन सवाल वही है कि विधि व्यवस्था को लेकर जो दावेदारी है उस पर कई सवाल है कि अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर इस तरीके से अराजक बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर तौर पर रजनीश मैं आपके पास फिर आता हूं, फिर आपसे सवाल लेंगे। जो रजनीश बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बार जरा पूरे वाकये को फिर से समझ लीजिए। दो परिवारों के बीच लड़ाई होती है, उसमें एक परिवार रणवीर यादव का होता है जो आरोपी है। रणवीर यादव के परिवार वालों ने नशा किया हुआ था, उसके घर के तमाम सदस्यों ने, और अपने पड़ोसी के यहाँ उन लोगों ने गाली गलौज हंगामा शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने फोन करके पुलिस को बुला लिया और 112 पे डायल करके, और पुलिस पहुंची जिसमें एएसआई संतोष कुमार और उनके साथ उनके एक और सहयोगी पहुंचे थे। जब इन्होंने रणवीर यादव को समझाने की कोशिश की, उसी वक्त रणवीर यादव के घर के सदस्यों ने अचानक से हमला कर दिया, और हमला ही नहीं किया, एक धारदार हथियार से एएसआई संतोष कुमार के सिर पर हमला किया गया। वो वहीं गिरे और इतनी तेज वार किया गया था कि उनका सिर फटा और उसमें से खून बुरी तरह से बहने लगा। इतने में जो संतोष कुमार के सहयोगी थे उन्होंने तुरंत आनन फानन में थाने को फोन करना शुरू किया कि जल्दी से और पुलिस बुलाएं, और जब तक वो उधर घबराहट में फोन कर रहे थे इतने देर में जो रणवीर यादव के घर के सदस्य थे उन सब ने एएसआई संतोष कुमार को गिरने के बाद घसीटते हुए पड़ोस में जिससे विवाद चल रहा था उसके घर के सामने जाकर उनको फेंक दिया और वहां से निकल गए। उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस पड़ोसी की मदद के लिए एएसआई संतोष कुमार पहुंचे थे वो सब भी इतने संवेदनहीन हैं कि उन लोगों ने उसके बाद से इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस उनकी मदद के लिए आई, एक एएसआई की मौत हो गई, लेकिन उन लोगों ने दरवाजा खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। ये इस वक्त ये समाज की स्थिति बन चुकी है और पुलिस बेबस हो गई है, लाचार हो गई है। पुलिस की हत्या हो रही है, पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है, लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती यही है कि आखिर खाकी का इकबाल कैसे बुलंद हो सके, क्योंकि खाकी इस वक्त सबसे ज्यादा संकट में नजर आ रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब उस सवाल पर आते हैं कि पुलिस का एक्शन, एक घटना हो गई, घटना किस वजह से हुई, कैसे हुई, रणवीर यादव के परिवार से एएसआई संतोष कुमार को बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था, ये सब चीजें तो चलिए जांच का विषय हो सकती हैं। घटना के बाद पुलिस का एक्शन क्या है और वो क्या कह रहा है? पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है या लग रहा है कि कुछ और ज्यादा सख्ती की जरूरत अभी और लग रही है? देखिए, जब पुलिस की अपने पे बनाती है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती और जाहिर तौर पे किसी भी हद तक जा सकती है। और पुलिस अगर यदि ठान ले तो फिर एक पत्ता तक न हिले, ये पूरा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और फिर अपराधी कहीं भी छुपे हों या किसी भी हालात में हो, वहाँ तक पहुँचना या पहुँचकर दबोच लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चूंकि अपने सहयोगी की जिस तरीके से यहाँ पे उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी मौत हुई, तो अब पुलिस प्रशासन हरकत में है और यहाँ पे लगातार जो है छापेमारी और जगह जगह पे धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। 4 लोग जो है घर के वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा उन्हीं में से एक गुड्डू यादव को लेकर पुलिस के लोग पहुंचे थे, दूसरे लोगों के ऊपर दबिश देने को लेकर कि कहां पे वो छुपे होंगे। और इसी क्रम में आज सुबह में यहां से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी है इस लोकेशन से, और वहां पे पुलिस की गाड़ी एसपी के अनुसार जो बातें हुई वो एक किसी जानवर से टकराई और पलट गई, जिसमें कि
जो गुड्डू यादव है वो भागने की कोशिश की और यहाँ तक कि हथियार छीनने की कोशिश की। अब इन बातों को समझिए ज़रा, या फिर हमारे जो दर्शक है वो समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि गुड्डू यादव ने बोल्ट भी कर लिया पुलिस के ऊपर, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गोली पैर में लगी है गुड्डू यादव के। अस्पताल में यहाँ पे इलाज हो रहा है। तो अब धरपकड़ से लेकर और तमाम सारे जो एक्शन मोड में है, अभी जो मुंगेर रेंज के जो डीआईजी हैं उनकी उपस्थिति थी हमारे सामने मुफस्सिल थाना में, जो दिशा निर्देश और त्वरित कार्रवाई समेत तमाम सारी बातें जो है यहाँ पे की गई है। एसपी खुद जो है वो एक्शन में है और इसके अलावा हमारे सामने भी कई टीम जो है अलग अलग इलाकों में निकली है। तो अब धरपकड़ और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो है वो काम कर रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम और दूसरे जो विधि संबद्ध विभाग और कार्रवाई है आपस में तालमेल बिठाकर इस अनुसंधान और कितने आरोपी अब तक, चूंकि 4 आरोपी शायद पकड़े गए हैं ना रजनीश, और कितने फरार हैं इस वक्त? देखिए 4 जो है वो गिरफ्तार हैं और एसपी से जो हमारी बातें हुई उसके अनुसार उन्होंने 8 नामजद बताए हैं, यानी 4 और जो है वो फरार है। और उसके धरपकड़ को लेकर पुलिस पुरजोर अभियान चला रही है और जहां कहीं भी शक शंका सुबह हो या फिर जो ट्रेस करके और जो कुछ भी उनको लेकर जो सूचना मिल रही है खुफिया से या फिर उनके परिजन से, उस अनुसार दबिश देकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और पुलिस ये भी कर रही है कि बहुत जल्द जो दूसरे आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 लोग जो है वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार की है और फिर उनके साथ पूछताछ। रजनीश, ये रणवीर यादव जो है और उसका परिवार, क्या पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड इन लोग का रहा है या गांव में दबंगई करना, गुंडागर्दी करना, इस तरह का? देखिए इस बाबत जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बारे में देखा जा रहा है कि ऐसा कोई बड़ा नाम या इस तरीके की बातें नहीं थी। स्थानीय हमारे सहयोगी हैं प्रशांत, इनसे हम जरा जान लेते हैं पुलिस से जो बातें हुई थी। रणवीर यादव का क्या कुछ रिकॉर्ड है या इस तरीके का कुछ दबंगई उनका या फिर स्थानीय स्तर पे कुछ रौब दाब इस तरीके की बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रामीण इलाका के क्षेत्र के जो रणवीर यादव है खासकर, ऐसा उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा दमगई आसपास इलाकों में ये करता है, इनका पूरा परिवार करता है। ये मामला जरूर है यहाँ पे जी। और इसी बात को लेकर शराब के नशे में जब पड़ोसी के साथ झड़प हुई तो फिर ये घटना? हाँ, ये सुबह से लगभग दोपहर से ये मामला चल रहा था। कल दोपहर से मामला चल रहा था। प्रदीप यादव और खासकर रणवीर यादव दोनों का देखिए परिवार घर आमने सामने, दोनों साथ पड़ोसी है, खासकर दोनों पड़ोसी भी है और रिश्ते में भाई भी लगता है। दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के मारपीट हुई थी दोपहर में। उसके बाद शाम में जब उसमें भी पुलिस आई थी, समझा के चली गई थी, लेकिन फिर भी शाम में फिर मारपीट हुई थी। उसके बाद जो है ये लोग जो है प्रदीप यादव ने उन्होंने एक डायल 112 को सूचना दिया, जिसके बाद संतोष कुमार जो एएसआई हैं वो आए थे और एक पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आए थे उनको समझाने के लिए। एक जो बाकी चीज़ें तो हमारे दर्शक जान रहे हैं और देखा भी, सुना भी, जाना भी। एक सवाल यहाँ पे ये उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर जो संतोष कुमार सिंह है उनके साथ जो दूसरे सहयोगी पुलिसकर्मी थे उनकी किस तरीके की भूमिका रही या फिर उन्होंने कुछ एहतियात या फिर काम? जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि दोनों वो आए थे, वो बाइक से आए थे दोनों मिलकर के। जब उस पर अटैक किया था संतोष यादव पे, तो उन पे भी अटैक करना चाहे, लेकिन वो स्टिक हो गए थे, जिस कारण से वो मतलब उस पर अटैक नहीं कर पाया। उसके उन्होंने तुरंत सूचना मुफस्सिल थाना को दी थी। मुफस्सिल थाना पुलिस यहाँ पे तुरंत आई थी, जिसके बाद जो है तत्काल उनके पुलिस के आने से पहले घटना हो चुकी थी और जो बॉडी है जो उनका जो मारा गया था उस समय जो यहाँ पे घायल हुए। रजनीश, ये क्या ये लग सकता है कि शायद हो सकता है कि वो स्मार्टनेस की कमी या जो पुलिसिंग कही जाती है उसमें कहीं चूक हो गई, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो सहयोगी थे उन पर भी हमला किया गया। उस वक्त वो जवाबी कार्रवाई में गोली चला सकते थे, हवाई फायर कर सकते थे। बिल्कुल हम जान लेते हैं। इसका मतलब ये निकाला जाए कि संतोष सिंह अंदर फंस गए और जो सहयोगी हैं वो बाहर किसी तरीके से निकल गए। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई या फायरिंग या इस तरीके की बात नहीं, इस तरह की कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी थी। और जहाँ तक बात है कि वो लोग जितने भी लोग थे वो लोग लगभग 6-7 के आसपास में थे, लेकिन जिस समय घटना घटी हुई थी उसमें आसपास के रहने वाले लोग थे वो सिर्फ देख रहे थे। वो कोई कार्रवाई तमाशबीन बने हुए थे, कोई उनको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह कोई घटना कर रहा है तो लोग जाके देखे पुलिस क्यों घर पे आई है, किस लिए, ऐसा कोई तमाशबीन सब लोग बैठे हुए थे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप आए, सभी लोग घर बंद करके रखें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे जी।
तो देखिए सवाल वही जी। है कि आस पड़ोस के जो लोग थे उनकी जो स्थिति है वो तमाम। बिल्कुल रजनीश, एक बात जो प्रशांत ने अभी बताई भी जो है कि यहाँ पे वो दरअसल रिश्तेदार ही हैं, दोनों भाई भाई ही हैं। अब वो मतलब सगे भाई नहीं है, लेकिन बिल्कुल, रिश्तेदारी के बिल्कुल, भाई देखिए, हैं। समझा जा सकता है। जी। बिल्कुल जो गांव घर में जो गोतिया कहते हैं वही स्थिति है। प्रदीप यादव का घर है, ये रणवीर यादव का घर है, दोनों का जमीन सटा बिल्कुल। और है, रजनीश, ये उन्होंने साफ भी तौर घर पर लग रहा है बनाया कि जब उन्होंने लड़ाई भी घर हुई बना तब रखा उन्होंने है। पुलिस को तो बुला लिया, लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त अब एक पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है उस वक्त वो परिवार इसलिए चुप हो गया क्योंकि फिर वो अपने गोतिया जो अपने पटीदार हैं उनके खिलाफ उनको जाना नहीं है, क्योंकि यहां पर सब एकजुट हो जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी संवेदनहीनता दिखती है। बिल्कुल यही सबसे बड़ी संवेदनहीनता है। और जो जवाबदेही जिम्मेदारी एक सजग नागरिक की या फिर समाज की बननी चाहिए थी वो नदारत है, और जिसका परिणाम है कि इस तरीके से आपस में मार पिटाई या घटना, और साथ ही साथ हम कुछ ना करें हमारे बदले दूसरा कोई कुछ करे, या फिर दूसरे जहमत तोहमत उठाए, या फिर इस तरीके से झंझट में पड़े, या फिर बिल्कुल रजनीश, अब बहुत कोई और संक्षेप में मरे, एक आखिरी सवाल मेरा दरवाजा बंद कि करके पुलिस अपने घर पे। पुलिस अब लोगों को और भी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, छापे मार रही है, लेकिन अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है। क्या ऐसा भी पुलिस कर सकती है कि तुरंत कुर्की का ऑर्डर ले ले? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि पुलिस एक महीने इंतजार करे, तुरंत कुर्की का ऑर्डर ले सकती है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है कि घर पर कोई कार्रवाई करना, डैमेज करना, क्षतिग्रस्त या जो भी, हालांकि बुलडोजर कार्रवाई पे अलग अलग मसले हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है कि इसको आप आसानी से घर किसी का न गिराएं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। हाँ देखिए अभिषेक, ये समझने की बात है, 4 लोग तो गिरफ्तार हैं, 4 लोग फरार हैं, उन फरार लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। अगर कुर्की भी हो जाती है, एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा दे कि यहाँ पे है क्या और क्या नहीं है। घर पूरा अभी भी खुला हुआ है, कहीं कोई ताला नहीं है, सामान छितरे अटे पड़े हैं, और हालांकि जो इस तरीके के लोग हैं इनके लिए यही बहुत बड़ी संपत्ति है। साइकिल यहाँ पे फेंका है, घर पे एक इधर बकरी जो है वो पड़ी है, और ऊपर में भी कुछ एक सीढ़ी लगाकर चढ़ने का, और 2 दरवाजे हैं। घर बिल्कुल खुला है, कोई चौकीदारी नहीं, कोई पुलिस की उपस्थिति नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर जो संवेदनशील या फिर सजग लोग न हो, या फिर जिन्हें अपने समाज को की चिंता कुर्की को लेकर या परिवार की बात न हो, तो फिर अगर ऐसी बात होती तो ऐसी जघन्य अपराध को, वो वारदात को अंजाम ही नहीं देते। तो अब समझा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर कुर्की भी हो जाती है तो जो फरार लोग हैं बिल्कुल, उनका वहां कोई पुलिस फर्क उनकी नहीं कौन सी पड़ता है। संपत्ति लेकर चली लेकिन जाएगी? पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी, ऐसी दावेदारी भी की गई है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, अगर उनके अगर सम्मान जिसके पास ना हो, या जिनके ऊपर समाज का कोई टैबू नियंत्रण ना हो, या डर भय और मान सम्मान की बात ना हो, तो फिर दूसरी सारी बातें, नियम कायदे कानून जो है वो बेमानी हो जाते हैं। और वही बातें यहाँ भी देखने को मिल रही है कि अगर थोड़ी भी सोच समझ होती, पुलिस प्रशासन डर खौफ भय या आगे की कानूनी कार्रवाई की बातें होती, तो नशे के हालत में इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित नहीं होती। तो लिहाजा ऐसे लोगों को ना तो नियम कायदे कानून और इस दायरे में इस तरीके से जो बांधने की बात है, वो अगर समझ हो और समझदारी हो तभी कही जा सकती है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन मेन बात वही है कि मैं फिर वही कहूंगा कि चूंकि घटना इतनी बड़ी है और धारा अब 3 मतलब हत्या का मुकदमा है, तो हत्या का मुकदमा है तो जाहिर तौर पर पुलिस का एक्शन जो है वो मामूली नहीं होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा। आपने कहा भी कि अगर पुलिस पर अपने पर आ जाती है तो फिर पुलिस कुछ भी कर सकती है, तो मुझे उम्मीद भी यही है कि पुलिस इसी तरह करेगी, कुछ मुंगेर पुलिस। बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार दबिश कर रही है। जो कुछ सूचना मिल रही है, चाहे उनके अपने तंत्र से या फिर उनके जो परिजन यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं उनकी ओर से, पुलिस हर जो एक तरीके से कहें उनके पास टूल्स एंड टेक्निक है चीज़ों को निकलवाना, उगलवाना, उन तमाम उपाय जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दावा भी किया गया है कि बहुत जल्द 4 जो दूसरे लोग हैं नामजद, उन्हें भी पकड़े जाएंगे। चलिए कर लिया जाएगा। बिल्कुल रजनीश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वारदात तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुछ घटनाएं होती हैं जो इंसान अगर कुछ गलती करता है तो वो खुद में शर्मसार होता है या फिर उसके घर वाले, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है। मुंगेर की इस घटना ने शर्मसार कर दिया, क्योंकि जिस तरह से लोग संवेदनहीन हो गए हैं और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है,
ये बहुत चिंता की बात है। 2 दिन के भीतर बिहार पुलिस के 2 एएसआई शहीद हो गए, दोनों की हत्या कर दी गई। ये अपने आप में गंभीर सवाल है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।